हेलो एवरीवन। आज बेटा हम चैप्टर रीड आउट करने वाले हैं BS6 सेम का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर का जो नाम है बैलेंस ऑफ पावर, और उस पूरे चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन बनकर आ रहा है वो क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग, फीचर्स एंड मेथड्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और कौन कौन से उस समय मेथड्स अपनाए जाते थे। आपको पता होगा कि विश्व युद्ध के दौरान, वर्ल्ड वार के दौरान दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, कह लो। एक तरफ एक्सिस पावर थी, एक तरफ एलाइज पावर थी। देन आफ्टर कोल्ड वार के दौरान भी इसी तरह ही हुआ को एक तरफ जो है USSR आ गया, दूसरी तरफ USA की पावर्स आ गई। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर ने क्या काम किया, किस प्रकार जैसे अपना जो पावर्स को मेंटेन करके रखा, ये हम सब पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। कहता है कि जब ये दो देश, टू स्टेट्स या दो कंट्रीज कह लो, जहाँ कुछ देशों का जो ग्रुप है आपस में बैलेंस बनाकर रखते हैं, किसी पावर को लेकर, इकोनॉमिकली को लेकर, मिलिट्री को लेकर, किसी भी तरह कोई भी पावर को लेकर जो बैलेंस बनाकर रखते हैं तो उसे बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। The two states or an alliances of the states are in a balance if they are equally powerful, but in case of states or an alliance of the state is other states or an other alliances states, then there is no balance of power. The basic purpose of the balance of the power is not to let any states or any alliance of the state to become over powerful. जब दो स्टेट्स कह लो, दो अलायंसेस कह लो, दो ग्रुप कह लो, जैसे एक्सिस एंड अलाइज थे या USSR एंड USA थे, सेम पावर में रहते हैं तो बैलेंस बना रहता है। जब एक भी जो ग्रुप है ज़्यादा मल्टी पावरफुल होने की कोशिश करता है, मान लो किसी को फाइनेंशियल के तौर पर हेल्प कर दी या किसी देश पर कब्जा कर लिया, तो दूसरा जो ग्रुप है या दूसरे देश है उसी वक्त ही जो है और पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो बैलेंस वगैरह बना रहता है। मान लो जैसे जो स्केल है, ठीक है, दोनों में चीज़ें समान समान होगी। मान लो जहाँ भी 2 kg है, ठीक है, 2 kg है चीज़, तो इसी में भी 2 kg है, तो फिर दोनों सेम पलड़े रहेंगे। इन केस एक देश और इसमें इन्वॉल्व हो गया, मतलब कि 2 देश थे, तीसरा देश इसमें शामिल हो गया, तो क्या होगा, ये पलड़ाबारी हो जाएगा ना। तो देन आफ्टर जे भी कोशिश करेगा कि मैं किसी और देश को इन्वॉल्व बीच में कर लूँ ताकि बैलेंस वगैरह बना रहे। तो ये जो चीज़ है वो बैलेंसर है जो न्यूट्रल रोल अपनाता है। बहुत रेयर चांस है कि इसमें इंटरफियर वगैरह करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है, सिल्चर कहता है बैलेंस ऑफ पावर इम्प्लाइज समथिंग अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप। हम बैलेंस ऑफ पावर को पावर से जो है रिलेटेड करते हैं, जहाँ तो वो ग्रुप्स की हो सकती है, जहाँ एक देश की वगैरह भी हो सकती है। इसके फीचर है इस प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी कि दोनों का पलड़ा बराबर होना चाहिए, जैसे हमने स्केल लिखा था। The term equilibrium means the equal distribution of power, and when the equilibrium lost, the balance of power fails. So the concept is concerned with the equilibrium or the disequilibrium, कि दोनों की पावर जो है किसी भी टाइप की हो, चाहे मिलिट्री की हो, इकोनॉमिकली हो, टेरिटरी की हो, कुछ भी है, वो सेम हो जाइए। अगर कोई एक ही पावर खो जाता है तो वो बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा। सेकंड है टेम्परेरी और एंड अनस्टेबल। द बैलेंस ऑफ पावर इज टेम्परेरी एंड अनस्टेबल विद द चेंज इन द टाइम एंड सिचुएशन। इट आल्सो चेंज एंड गिव्स वे टू द अनदर बैलेंस ऑफ पावर। समय और सिचुएशन के साथ ये चेंज होता रहता है। जैसे एक्सिस के, जैसे जर्मनी, जापान, इटली, उसके पास भी पहले बहुत सारी पावर थी, जो मुसोलिनी था, हिटलर था। जब उसकी पावर खो उसकी, तो बाद में USSR और अमेरिका के बीच में बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। तो टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है, ये नहीं कि जो जिसके पास है वो सेम टू सेम ही रहती है। एक्टिव इंटरवेंशन,
Balance of power is not a gift of God but an outcome of the active intervention. Whenever a state feels that the balance of power is going to tilt against it, it quickly counters it. ये कोई गॉड के द्वारा गिफ्टेड नहीं हुई कि हाँ कि जिसके पास जो पावर है वो सेम टू सेम हमेशा सेम रहेगी। जब भी किसी देश को फील होता है कि मेरी पावर जो है किसी न किसी तरह लॉस हो रही है, कोई देश मुझसे निकलता जा रहा है, इकोनॉमिकली मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ या मिलिट्री के तौर पर कमज़ोर होता जा रहा हूँ, तो क्विकली उसी वक्त वो काउंटर करने की कोशिश करता है कि मेरे पास सेम बैलेंस रहे। ये बात हो रही है तब की जब कोल्ड वार वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है। अब ये चीज़ें वगैरह नहीं है, अब वो बैलेंस ऑफ पावर की अलग ही परिभाषा है। स्पोर्ट ऑफ स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो होता है कि जिस प्रकार देश की स्थिति है वैसी ही बनी रहनी चाहिए, ना तो वो ज़्यादा गरीब रहना चाहिए ना ही वो किसी तरह पावरफुल बनना चाहिए। गरीब हो गया ठीक है, आर्मी के तौर पर भी इकोनॉमिकली के तौर पर भी कोई दूसरा देश उस पर कब्जा कर लेगा। ज़्यादा अमीर हो गया तो वो खुद हावी हो जाएगा। फॉर दिस रीज़न वो चाहते हैं कि जिस देश की जैसी स्थिति है ना वो बस वैसे ही बनी रहे, स्टेटस क्यो रहे। Balance of power is a generally belief in the maintenance of the status quo. The states who are going to benefit from it favor it, and those who are going to lose they oppose it. सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी होता है। ये बेटा हम फीचर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर के। अगर हम इसे सब्जेक्टिव के तौर पर लें तो हर देश का, हर स्टेट का अपना कुछ मुद्दा आता, अपने इंटरेस्ट होते हैं कि मेरे देश के जहाँ से इंटरेस्ट को पूरा हो जाए, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव यही था दुनियादारी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम पीस क्रिएट करना चाहते हैं। ईरान इराक की बार बार बात आएगी, ठीक है। सद्दाम हुसैन को जैसे हराया था, तो अमेरिका ने जहाँ पर हमला करके इसे अपने कब्जे पर लिया था। तो सब्जेक्टिव ये था उसका कि वहाँ पर आपको पता है सबसे ज़्यादा दुनिया का तेल वहीं से पैदा होता है, जितना पेट्रोल डीजल वगैरह है या कुछ भी कच्चा तेल है। ऑब्जेक्टिव ये था कि सद्दाम हुसैन बार बार दूसरे देशों पे हमला करके सोच रहा था कि सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लें, तो वो एक टेररिस्ट टाइप का था। तो अमेरिका का ये रोल था कि मैं दुनिया को, मैं पीस क्रिएट करना चाहता हूँ। फॉर दिस रीजन मैंने ईरान इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को हराया है, मरवाया है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स एम्स, एम्स में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकता है। द प्राइमरी एम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज द मेंटेन टू पीस एंड दिस टाइम is succeeded in the achieving this aim, but other times it creates the tension among nations, so that this way there is the conflicts among aims of the balance of power. तो जो भी देश दूसरे देश पर कोई हमला करता है या हेल्प करता है तो उसका मेन तो यही मोटिव होता है कि मैं पीस क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा देश ही, सारी दुनिया के देश ही उसकी सपोर्ट करे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। उसके लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। जैसे ईरान इराक पर अमेरिका ने हमला किया था तो उसके जो सहायक थे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया, आपने टेररिस्ट को ख़त्म किया, आतंक को ख़त्म किया है। लेकिन जो मुसलमान देश थे या दूसरे देश थे उन्होंने कहा कि अमेरिका जानबूझकर हमला कर रहा है ताकि वो अपनी पावर को शो करना चाहता है और उस पर टेरिटरी पर कब्जा करना चाहता है, तेल पर कब्जा करना चाहता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। बिग पावर्स आर द एक्टर ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। देखो जो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो छोटे मोटे देश तो होंगे नहीं, वो आर्मी के तौर पर भी, इकोनॉमिकली तौर पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लाइक रशिया था, ठीक है, इंग्लैंड था, फ्रांस था, तो अमेरिका था, ऐसे देश वगैरह थे। बैलेंस ऑफ पावर इज़ ए गेम ऑफ बिग पावर्स। द बिग पावर्स neither rather those who are the interested in their own supremacy and security। भी जहाँ तो उनका होता है कि मैं अपनी सुप्रीमेसी क्रिएट करूँ, जहाँ अपनी सिक्योरिटी को पैदा करना चाहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, फिर वही बात आ कि इराक वाले, ठीक है, कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं।
The basic objective of balance of power is not the maintenance of peace, rather the nation's involvement in the are interested in the प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। नीड ऑफ बैलेंसर, ठीक है, बैलेंस होता है दो ग्रुप्स में, लेकिन उसके बीच में एक बैलेंसर भी होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पर, जैसे सपोज ये बैलेंस है, ठीक है, एक अलायंस ग्रुप इधर है, दूसरा ग्रुप इधर है, तो एक ये बैलेंसर भी होना चाहिए। तो इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन था, वो बैलेंसर की जो रोल प्ले कर रहा था, वो रेयर चांस किसी देश में इंटरफियर करता था। जब लगता था कि हाँ अभी मेरी ज़रूरत है, फिर जाकर इंटरफियर करता था, अदरवाइज वो न्यूट्रल रोल प्ले करता था, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत सारी कॉलोनीज, जैसे हमारा इंडिया ही था, ठीक है, वो काफ़ी देशों को उसने गुलाम बनाकर रखा हुआ था, तो अब उसे इसी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे बैलेंसर भी होना चाहिए। कहता है इन बैलेंस ऑफ पावर देयर इज़ अ नीड ऑफ बैलेंसर एंड दिस कैन बी ए नेशंस भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ द नेशंस भी हो सकता है, बट द बैलेंसर कैन नेवर बी ए वीक, रादर इट प्लेस ऑन द इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ब्रिटेन जो था वो उसने एज ए बैलेंसर का रोल प्ले किया था। तो इन केस हम आज के टाइम पर देखें कि बैलेंसर कौन है, तो वो हमारे जो भी ग्रुप है ना, यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशनों के, अपना WHO हो गया, ठीक है, तो ऐसे जितने भी सार्क हो गए, ठीक, आसियन हो गया, G11, G20, ऐसे जो ग्रुप्स हैं वो अब बैलेंसर की भूमिका निभा रहे हैं। अब की बात हो तो बैलेंसर ऑफ पावर इज नॉट ए डिवाइस ऑफ पीस। बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट ए डिवाइस ऑफ पीस मेंटेनेंस because its objective is not only to maintain peace, its objective is also to protect the freedom of the different countries, ठीक है, and many times as a result of this tension increases among the nations and the wars break out। नाउ ये थे हो गए बेटा फीचर्स। अब हम करेंगे इसके कौन कौन से जो है मेथड्स है, कि किन किन मेथड्स, कौन कौन से इसने मेथड्स अपनाए थे वर्ल्ड वार के दौरान, जिसके द्वारा वो बैलेंस ऑफ पावर बना कर रखा था उन्होंने। तो ऐसे आप डायग्राम को याद कर लेना। जैसे जर्मन इटली पर उन्होंने हमला किया, हराया, तो वहाँ पर मुआवजा लिया, जैसे कि मैं तेरी इतनी आर्मी पर कब्जा करूँगा, पैसा लूँगा, कुछ भी मुआवजा हो सकता है। आर्मेंट एंड डिसआर्मेंट, उसके हथियार जो है, फ़ौज है, कम कर दी कि जितनी आपको देश की सुरक्षा की ज़रूरत है उतनी आपकी फ़ौज हथियार होना चाहिए, उसके आप हथियार वगैरह नहीं रख सकते, जिस देश पर इन्होंने हमला करके कब्जा किया था। डिवाइड एंड रूल का रोल प्ले करते थे, जैसे इंग्लैंड ने किया था इंडिया में, कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांट कर रखो, ठीक है, तो अपना राज करो। बफर स्टेट बनाकर रखा था, जैसे पाकिस्तान को बनाया हुआ है अभी भी USA ने, क्योंकि इन केस फ्यूचर में चाइना पर हमला करना पड़ता है USA को, तो डायरेक्ट तो ना आ सकता चाइना पर, उसे मिलिट्री बेस चाहिए, तो वो कौन सी स्टेट को यूज़ करेगा, पाकिस्तान को। बफर स्टेट होता है जो बीच वाला, दो देशों के बीच वाला स्टेट होता है, उस पर वो अपना मिलिट्री बेस वगैरह बनाता है, जो अपने निशानों को नचाकर दूसरे देश पर कब्जा करता है। अलायंस एंड काउंटर अलायंस हो सकता है, इंटरवेंशंस हो सकता है, बैलेंस और होल्डर ऑफ बैलेंसर हो सकता है, डोमेस्टिक मेथड्स वगैरह भी हो सकते हैं। ये सारे कुछ जो है मेथड्स हैं जिसके द्वारा वो अपना बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करते थे। अब इसे एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट है कंपेंसेशन एंड पार्टीशन। हमें पता है कि जब जर्मन को कब्जे पर लिया, कोरिया को लिया, हंगरी को लिया, ठीक है, तो क्या करते थे, उस देश के दो हिस्से कर देते थे। अगर एकजुट रहें, फिर इकट्ठे होकर वो देश पर जो है हमला करेंगे, विरोध करेंगे, तो एक तड़े पर अपनी सरकार स्थापित कर देते थे, दूसरा जो ग्रुप था दूसरे देश को डिवाइड कर देते थे। अपने जिन जिन देशों ने मिलकर हमला किया था तो उसके बीच में चीज़ को बांट देते थे। जैसे जर्मन को, अगर आपने अच्छी तरह जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ी है तो हमने वहाँ पढ़ा था कि जर्मन को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया था,
कुछ आधा हिस्सा जो था वो रशिया के अंडर चला गया था, तो जो पश्चिमी का देश का हिस्सा था वो अमेरिका के हिस्से में चला गया था। ठीक है, तो ऐसे जी चीज़ करते थे। तो उस पर जब उसका डिवाइड कर दिया तो फिर उस पर इतना मुआवजा लगाते थे कि दोबारा वो अपने घुटनों पर खड़ा ही ना हो सके, कि वो हमारा विरोध ही ना कर सके। कहते व्हेन सम पावरफुल नेशंस अकपी ए टेरिटरीज ऑफ द स्मॉल नेशन, जब वो किसी छोटे से देश पर कब्जा कर लेते थे, अकपी कर लेते थे, द वेल पावरफुल नेशंस डू नॉट टॉलरेट दिस। तो नेचुरली चाहे छोटा सा देश हो, हर किसी को अपनी आज़ादी पसंद होती है, कि वो दोबारा हम हमारा विरोध ना कर सके, इसलिए वो क्या करते थे, उस पर इतना कंपेशंस लगा देते थे या पार्टीशन कर देते थे। अंडर सच कंडीशन द पावरफुल रिबेल नेशंस डिवाइड द स्मॉल नेशंस एंड द स्टोमक दिया द शेयर ऑफ द प्रे। In the 18th and 19th century, the device of the compassions and the divide was used quite frequently. Next है alliance and the counter alliances. Alliance and counter alliances are the second most popular methods of maintaining balance of the power, which is used of by different nations to augment their limited power. Nations have the always endeavor, abandon, and make alliance dependent on their interest, and this process is known as the alliance and the counter alliance. जैसे हमने देखा नाटो, सीटो, सैंटो या कुछ ऐसे उन्होंने अलायंस वगैरह बनाए थे। तो ऐसे बनाते थे कि वो कुछ देशों को लालच देकर या थ्रेट देकर अपने फेवर में कर लेना। आर्मेंट एंड डिसआर्मेंट। Whenever one nation increases its power, its rebel has no other alternative but to enter into the arms race. If the first nation is allowed to preserve its strength, the balance of power will get upset. But in case its opponent can also consolidate their power by the arming itself, the balance of power is maintained. जब एक देश अपने हथियार को बढ़ा लेता था तो दूसरा भी देश हथियार की दौड़ में आ जाता था। आपको पता होगा वर्ल्ड वार के दौरान या कोल्ड वार के दौरान ही सबसे ज़्यादा आर्मेंट का हथियारों का बढ़ावा हुआ। देन आफ्टर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, कि डिसआर्मेंट होना चाहिए। तभी तो CTBT NPT संधि हुई ना, जो हम CTBT संधि पढ़ते हैं कि आपने परमाणु परीक्षण नहीं करना, आपने NPT संधि को अपनाना है। ठीक है, फिर चीज़ें ये होनी शुरू हुई। नेक्स्ट है इंटरवेंशंस एंड नॉन इंटरवेंशन, कि आप किन चीज़ों पर दखल देंगे और किन पर नहीं देंगे। समटाइम द अलायंस शिफ्ट देयर लॉयल्टी फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अंडर सच कंडीशंस इट इज़ क्विट अनयूजुअल फॉर ए बिग नेशंस टू रीजंस ए लॉस्ट एली बाय द इंटरवीन इन इट्स डोमेस्टिक। क्या करते थे कि वो कई टाइप से इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन करते थे, जैसे मिलिट्री हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, जहाँ पोलिटिकली हो गया। ऐसे 3 मेथड्स के द्वारा इंटरवेंशन वगैरह होती थी। अफेयर्स ऑपोजिट्स टू इट। द नॉन इंटरवेंशन आल्सो हेल्प इन द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर। इन सच ए सिचुएशन द पावरफुल नेशंस अडॉप्ट द attitude of the neutrality so that the status quo in the maintain। कभी कभी तो वो न्यूट्रलिटी का रोल प्ले करते थे कि मुझे कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, ता जो स्थिति है वो स्टेटस क्यो बनी रहे। नेक्स्ट है डिवाइड एंड रूल। ये आपने सभी ने बचपन से सुना हुआ कि क्या होता है। कहता जे इस मकसद से भी वो डिवाइड एंड रूल से भी जो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते थे। सबसे पहले ये थ्योरी जो रोमन ने अपनाई थी, देन आफ्टर ब्रिटिश ने अपनाई, और देन आफ्टर जो बैलेंस ऑफ पावर की ग्रुप्स थे उन्होंने जी चीज़ को अपनाया। बफर स्टेट्स और जोन्स, ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। बफर स्टेट्स क्या होता है, जो 2 देशों के बीच में एक छोटा सा देश होता है। समटाइम बिटवीन 2 पावरफुल रिबेल्स, मान लो चाइना एंड अमेरिका है, ठीक है, तो उसके बीच में बफर स्टेट्स कौन आ गया, पाकिस्तान। समटाइम्स बिटवीन 2 पावरफुल रिबेल्स ए बफर स्टेट्स और न्यूट्रल जोन्स
आर द एस्टेब्लिश विच हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो इंडिया भी ऐसे रोल प्ले करता है। जब यूक्रेन पर हमला हुआ था तो इंडिया ने ना रशिया की सपोर्ट की तो ना ही यूएसए की सपोर्ट की, तो इसने एज ए बफर स्टेट के तौर पर रोल प्ले किया। ठीक है, सो बफर स्टेट्स और जोन्स सॉल्व एज ए क्वेश्चंस बिटवीन द टू रियल पावर। नेक्स्ट, बैलेंसर और होल्डर ऑफ बैलेंस। जैसे ब्रिटेन, जैसे आप स्केल देखते हो, स्केल में एक ऊपर होता है ना, जैसे ये स्केल है, दोनों में पावर सेम है, कह लो इधर भी अलायंस ग्रुप सेम है, इधर भी सेम है, तो ये जो है वो एज ए बैलेंसर के तौर पर या होल्डर के तौर पर काम करता था। ये काम कर रहा था ब्रिटेन। बैलेंसर कह लो या होल्डर। बैलेंसर और होल्डर ऑफ द बैलेंसर इज द सच ए नेशंस और द ग्रुप ऑफ द नेशंस विच कीप्स द सेल्फ अलूफ। अलूफ होता है अलग रहना, बिल्कुल, फ्रॉम टू रिवेल स्टेट्स और द रिवेल अलायंस एंड इफ द नीड अराइजेस विल प्ले द रोल ऑफ द बैलेंसर और बिटवीन। तो कई लोग जो हमारा नाम वाले देश है ना, 192 देश है, उसको भी वो बैलेंसर के तौर पर देखते थे कि इसने भी बैलेंसर के तौर पर बहुत अच्छे रोल प्ले किया कि कई ऐसे युद्ध थे उसे बचाने, युद्ध होने से बचाया है, काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की है। क्योंकि जैसे देश दो हिस्सों में बट गया था, दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, कुछ रशिया यूएसएसआर के अंडर आ चुकी थी, तो कुछ जो थे अमेरिका के ग्रुप में चले गए थे, नाटो सीटो सेंटो के जो ग्रुप बन गए थे। लेकिन जो नाम वाले देश थे NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले, उन्होंने बैलेंसर के रोल पर रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है डोमेस्टिक मेथड्स। In case a state feels that the balance of power has tilted in the favor of the rebel state, it will also like to acquire more power so that the balance could be established. It can do only by improving elements of the power domestically. Conclusion. After reading the above written views, we come to the conclusion that the balance of powers has special significance in the international politics and the above written methods are the widely used to the maintain balance of power. आई होप ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो किसी और चैप्टर की भी आपको वीडियो या नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स बेटा।